हेलो एवरीवन, मैं दीपक डबकरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कांस्टेबल का जो पेपर है उसका सेकंड पार्ट यानी कि साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक पार्ट जो था रीजनिंग के क्वेश्चन वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। और अब से हम कंटिन्यूसली आपके जो कांस्टेबल के ओल्ड पेपर है 2017 के, उन सबका कंटिन्यू सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेगा वन बाय वन। एक पार्ट साइंस एंड अरिथमेटिक का और दूसरा जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, दोनों पार्ट के सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प है और शेष विदेशी है, तो भारतीय स्टैम्प और विदेशी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, हमेशा टोटल क्वांटिटी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो अगर टोटल 1 है, 1 में से 2/7 आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर आप एलसीएम लेंगे 7 माइनस 2/7 यानी कि 5/7। तो जो रिमेनिंग बचा 5/7 वो क्या हो जाएगा, विदेशी स्टैंप हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुपात की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए भारतीय कितना है 2/7 अनुपात विदेशी स्टैंप कितना आया 5/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो कितना होगा 2:5, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2:5। अब अगर इतना नहीं करना है तो आप क्या सोच सकते हैं, आप हमेशा जो हर रहता है नीचे वाली क्वांटिटी रहती है इसे टोटल क्वांटिटी मान लीजिए। मान लो उसके पास टोटल 7 स्टैम्प थे, 7 में से भारतीय बोला है 2 है, तो बचेंगे कितने 5। ये आंसर हो गया आपका। अब डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। देखिए हम -1/5 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि गुणनफल 9/25 हो जाए। मान लो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए 9/25। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप सोचेंगे तो माइनस यहां पर दिख रहा है, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आता है, यानी कि प्लस वाला आंसर तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो आप यहां से भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी 9/25 इंटू इस 1/5 को उधर ले जाएंगे रिवर्स हो जाएगा और माइनस का रहेगा। 5 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, यानी आंसर क्या आया -9/5। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -9/5, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर दिया हुआ है 550 रुपए, और जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का हमेशा क्या होता है 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कितने में भी बेचे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लाभ कितना मिल रहा है क्रय मूल्य का 1/10। तो क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का हमेशा क्या होता है 100%, और उसका क्या मिल रहा है 1/10। ठीक है, कितना मिल रहा है 1/10। इस 10 को यहां नहीं लिख के यहां से समझ लीजिए 1/10। ठीक है, तो 10 से 100 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका 10%। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है आपका 3x + 2y = 12 एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी है xy = 6। अगर ये है तो आपको वैल्यू निकालनी है 9x² + 4y² = क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 3x + 2y = 12 है और x + y x × y = 6 है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। कैसे हिट एंड ट्रायल, देखिए x और y की वैल्यू 6 है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर x का मान 2 हो इंटू y का मान 3 हो तो 6 बन जाता है। x का मान अगर 2 हो और y का मान हम यहाँ पर पुट करते हैं x = 2 और y = 3, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो x का मान 2 y का मान 3 रखा तो मल्टीप्लाई करने पर 6 बन रहा है, तो ये यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 3 × x की वैल्यू 2 + 2 × y की वैल्यू 3 = 12। तो आप देखेंगे 6 + 6 = 12 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x का मान कितना है 2 और y का मान 3, ये आपका सही आंसर हो गया। तो बस आप x को y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। 9 x की वैल्यू कितनी है 2, यानी ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 × y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 4 × 3 का स्क्वायर हुआ 9। 9 × 4 36 प्लस
4 इंटू 9 36। तो आपका आंसर जो आएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेट इज 72। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही आसान है, इससे आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपको x इंटू वाई 6 दिख रहा था तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐसा एक ही नंबर आपको यहाँ पर दिखता है। अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करने जाएंगे तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आप देखेंगे आपको दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी है x y बराबर 6। तो यहाँ से आप x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 6/x, y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये बनेगा 3x प्लस 2, y की वैल्यू जो आई है वो ये 6/y इक्वल टू क्या बन जाएगा, सॉरी 12 दिया हुआ यहाँ पर 6 नहीं है ना, इसको सही कर लीजिएगा 12। तो अब आप देखेंगे ये बनेगा 3x प्लस 12/x, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 12/x इक्वल टू 12। अब नीचे से x हटाना है तो हम पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 12x। यहां से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी एक टास्क है अपने आप में, तो देखिए हम इसको सिंपल सा तरीके से सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 12x को लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां पर आप देखेंगे 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 6 माइनस यहां से 6 कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा और यहाँ पर 6 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचेगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से आप x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो जो आपके सामने बचेगा होगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले को सोल्व करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x बराबर आ जाएगा 2 एंड यहाँ से भी अगर आप सोल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो अगर आप x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देन फिर से आप उस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे यानी कि यहाँ पर तो ये बन जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 72। तो बेसिक से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट अगर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए क्या कहा, एक वृत्त में जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल मान लीजिए, सर्कल के अंदर दो जीवा है, जीवा क्या होती है, सर्कल के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सर्कल की जीवा कहा जाता है। तो क्या कहा है, यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB O के निकट है। अब देखिए मान लो ये जीवा AB है, O के ज्यादा पास है, ठीक है, ये जीवा AB हो गई जो O के ज्यादा पास है, यानी कि CD जो है वो O से थोड़ी सी दूर होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कहा है कि यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है। ये देखिए जीवा AB जो है ये O के पास है और ये CD O से थोड़ा सा लेंदी दूर पर है। अब आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाती है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, यानी ये जो जीवा केंद्र के पास होती है उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। तो आप यहां से सिंपल क्या कह सकते हैं कि AB की लंबाई जो है, AB की लंबाई है वो ज्यादा होगी किससे, CD की लंबाई से, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, AB की लंबाई ज्यादा होगी CD से, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है, एक मंदिर में 25 बेलन के आकार के स्तंभ है, ठीक है, ये आपका बेलन बना है, इस प्रकार के आपके 25 स्तंभ लगे हुए हैं एक मंदिर के अंदर। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी कि यहाँ पर ये वाली लेंथ आपको दी है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर कहा है, यहाँ पर 4 मीटर कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे 25 खंबे वहां पर लगे हुए हैं, तो उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत क्या होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपए प्रति वर्ग स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा जिस पे आपको पेंट करना है। अब पेंट करना है यानी आप यहाँ देखेंगे यहाँ ऊपर की सरफेस पे और नीचे की सरफेस पे तो एरिया होगा नहीं, यानी इसके क्या चाहिए आपको, लेटरल एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी इसे हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि पुताई करनी है तो कहां होगी, वक्र पृष्ठ पर, जो ये आपका कर्व फेस होता है उसके ऊपर। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको याद रखना है 2 पाई r और l,
ये आपके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2πr_l, जहां पर l क्या है, इसकी हाइट होती है, या इसको आप h लिख दिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 2πr और h, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस की बात करते हैं, रेडियस आपको क्वेश्चन में दिए 28 सेंटीमीटर और h आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका एरिया निकलेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिएगा 7 से 28 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 प्लस 2, यानी कि ये होगा 32 इंटू 22, 32 इंटू 22, 32 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 2 किया 44, ठीक है, बचा 4, 22 इंटू 3 करेंगे 66 और 70, तो ये बन जाएगा 704, ठीक है। तो एरिया कितना आ रहा है 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ जो गड़बड़ हमने करी है वो थी कि हमने इसको भी मीटर में मान लिया, इसको भी मीटर में मान लिया, क्योंकि ये 28 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, नहीं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अपॉन में 100 भी अभी चल रहा है, इसको भी लेके चलना है, ठीक है। यानी कि आपका जो एरिया निकल के आया वो एरिया कितना हो गया 7.04, एक खंबे का एरिया आया 7.04 वर्ग मीटर, कितना आया है 7.04, यहां से आप देखेंगे तो हो जाएगा 7.04 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ऐसे वहां पर 25 खंबे हैं, ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे 25 इंटू एक खंबे की पुताने की कीमत कितनी है, एक वर्ग मीटर को 8, तो 8 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.04 इंटू 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 700 का डबल करो 1408 रुपए, 1408 रुपए, हाँ देखो 704 का डबल करेंगे 1408 आएगा, 200 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1408 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को इतना नहीं करना है तो देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी एरिया निकालते हैं बेलन का, बेलन के एरिया में पाई आ रहा है और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी जो भी आंसर होगा वो डेफिनेटली 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल आप चेक करेंगे, देखिए 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 और 4 12, 1 और 0 1, यानी 12 में से 1 माइनस कर रहे हैं 11 आ रहा है, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। दूसरा वैल्यू हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 7 6 और 1 7 में 7 माइनस कर रहे हैं, 7 माइनस 7 किया तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यानी ये भी 11 का मल्टीपल है। यहाँ आप चेक करेंगे तो 8 और 1 9, 9 में से 4 माइनस कर रहे हैं, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 5 माइनस कर रहे हैं, 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर ऑप्शन तीनों रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आ सकता है, पर यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें और भी सोच सकते हैं कि 8 का भी मल्टीपल होगा क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैसे करके भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है आफ्टर 12 ईयर मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या कहा है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। अब आप तो डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन से तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले कैसे हम ऑप्शन से समझते हैं, लेट सपोज मेरी आयु अभी 10 वर्ष है, ठीक है, तो मेरी आयु 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 22, उस आयु का 3 गुना हो जाएगी, मतलब 22 साल उसका 3 गुना है जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। अभी 10 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी है 6, इसका 3 गुना है क्या नहीं है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मान लो ये 12 है तो 10 वर्ष बाद सॉरी 12 वर्ष बाद कितनी होगी 24 साल, ठीक है, और 4 साल पहले करेंगे तो 8 साल, ये इसका 3 गुना है, ये है, ये आपका आंसर हो गया। जस्ट हिट एंड ट्रायल, आप जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको आप एक्स से करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जैसे लेट आपकी वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या है 12 वर्ष बाद, ठीक है, तो 12 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 12, ये जो x प्लस 12 है ये क्या है 3 गुना है कब का 4 साल पहले का, यानी कि x माइनस 4 का, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 12, ठीक है, 12 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 12 प्लस 12 इक्वल टू 2x, ठीक है।
तो 12 प्लस 12 करेंगे 24 इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 24/2 यानी कि 12 वर्ष। तो x से करना चाहेंगे आप तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन से कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा है कि मेरी आयु अभी कुछ है 12 साल बाद, मैंने मान लिया आयु 12 वर्ष है, तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी 24, उस आयु का 3 गुना हो जाएगी जो 4 साल पहले थी। तो अभी 12 है तो 4 साल पहले कितनी होगी 8, 8 का 3 गुना 24 है। आपका आंसर आ गया, यहीं से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक व्यंजक बहुपदी है। ठीक है, बहुपदी व्यंजक के लिए विशेषता याद रखना, लाइक आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यानी x की पावर रिड्यूसिंग होनी चाहिए, लाइक दैट, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए कुछ भी आए, x की पावर एक रिड्यूसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, दशमलव में नहीं आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुपद हमेशा एक ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसमें x रिड्यूसिंग पावर में होता है, यानी ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, ax स्क्वायर bx स्क्वायर ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0, लाइक इसे कहते हैं क्वार्टर सॉरी, अगर पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं, पावर 3 होती है तो टर्शियरी इक्वेशन जो ये बनती है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन जिसे कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आपको दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन मार्क है जिससे 1100 का गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, देखिए एक पूर्ण वर्ग बनाना है, अगर आप संख्या देखेंगे तो आपको दिया हुआ है 1100। ठीक है, 1100 को आप लिखना चाहते हैं तो 1100 अपने आप में क्या लिखा हुआ है 1100 इंटू 100। ठीक है, तो 100 क्या है, 100 तो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। अब आपको क्या करना है, इस 11 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है, और 11 पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब इसमें एक 11 का और मल्टीप्लाई हो जाए, यानी इस 1100 में आप किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है देखिए आपसे कि संख्याओं 1 2 3 से 25 तक, ठीक है, यानी आपके पास 1 2 3 4 अप टू कहां तक के नंबर से 25 तक के नंबर से में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की संभावना समान है। ये प्रायिकता का एक क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि 1 से 25 तक की संख्याओं में से किसी एक संख्या को चूज करना है और उस संख्या के अभाज्य संख्या होने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता की क्या बात होती है, क्योंकि आपके फेवर में कितनी चीजें हैं। तो अगर अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, यह संख्याएं होती है 25 तक, जो क्या होती है अभाज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। तो अगर रेंडमली चूज करना तो 9 संख्याएं पूरी आ सकती है, कोई भी संख्या सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कितने में से, आउट ऑफ 25। तो किसी एक संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता कितनी है या संभावना कितनी है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 9/25। ठीक है, 9/25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, 3087 से आपको विभाजित करना है, विभाजित करने पर जो आंसर आए वो क्या बन जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बनाना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि सारे संख्याएं जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो 3 का विभाजित का रूल हमें पता है, क्या है कि इसको अगर आप 3 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 10 और 29। अब आपको ये देखना है कि ये 1029 जो आया ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, पूर्ण घन बोला है, तो ये तो पूर्ण घन नहीं है, यानी 3 से विभाजित करने पर आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 3087 को आप 21 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 21 से विभाजित करेंगे तो 20, 21 है कम 21, 9 बचेगा, 98 बना। ठीक है, 98 बनेगा, फिर 21 चौक 84 करेंगे। ठीक है, 84 किया, 14 बचा, 147। ठीक है, तो 21 7 147 होता है, 147 आंसर आ रहा है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तीसरा आप 7 से डिवाइड करेंगे तो
0.87 डिवाइडेड बाय क्या होगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 7 चौक 28 हुआ, फिर 2 बचा 7 चौक 28 और 441 आंसर आ रहा है। ये 21 का स्क्वायर होता है, किसी का घन नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब 3087 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 343 आ रहा है, जो कि 7 का क्यूब होता है। तो परफेक्ट क्यूब कब बन रहा है, जब आप 9 से विभाजित इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? ठीक है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कीटाणुओं को नहीं मारती है? देखिए, आप पानी उबालते हैं तो कीटाणुओं को मारने के लिए ही करते हैं, ठीक है। पानी को जब छाना जाता है तो छानने में कीटाणु नहीं मरते हैं, ठीक है। बाकी डिस्टिलेशन में, आसवन विधि में और क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन में, इन सब में क्या होता है, कीटाणु मर जाते हैं। तो यहाँ आपको पूछा है कि कौन सी प्रोसेस में कीटाणु नहीं मरते हैं, तो आपका आंसर होगा छानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, जहां तक आप क्लियर विजन इसे कहा जाता है, कोई इसका इंसान सामान्य आंखों से इजीली पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है? ठीक है, देखो, फलों का रस जो होता है उसमें खमीर मिलाया जाता है जिससे अवायवीय शोषण होता है, तो उसमें शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदलता है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा अल्कोहल। शर्करा जो होती है वो यहाँ पर रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जा रहा है। अब आपको पता है, चुंबक जब एक छड़ चुंबक होती है उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो वह हमेशा किसका काम करती है? दिशा दिखाने का काम करती है, ठीक है। तो प्रतिकर्षण का गुण का तो ऐसा कोई उपयोग नहीं है, जिसका उपयोग नाविक लोग करते थे, यात्रियों को प्राचीन काल में किया जाता था, ठीक है। तो दिशा संबंधी गुण जो है, जो दिशा दिखाने का काम करता था, उस गुण का उपयोग प्राचीन काल में नाविकों द्वारा तथा यात्रियों द्वारा किया जाता था, ताकि उनको दिशा सही सही दिख जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? देखिए, दो चीजें होती है। जब आप पटाखे जलाते हैं तो पटाखे जलाने में सबसे पहले आपको एक चीज दिखती है, वो होती है उनकी रोशनी और दूसरी उनकी आवाज, ठीक है। एक उनकी रोशनी दिखती है आपको पटाखा जब फूटता है, और दूसरी होती है उनका साउंड। तो पटाखे इमारत से बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों? जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो आपको पता है कि ध्वनि की जो स्पीड होती है वो जनरली 332 मीटर पर सेकंड होती है, और जो लाइट की स्पीड होती है जो हमें दिखती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो इस ध्वनि के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस स्पीड जो है लाइट की वो बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब पटाखा फूटता है तो दोनों चीजें साथ निकलती है, पर क्या होता है, लाइट की स्पीड ज्यादा है तो ये जल्दी पहुंच जाती है, और साउंड की स्पीड कम है तो ये बाद में सुनाई देता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ध्वनि तरंगों की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। देखिए, यहाँ प्रकाश की स्पीड जो होती है वो ध्वनि की स्पीड से क्या होती है? तेज होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो पशु में नहीं आता? ठीक है, बतख, मोर, मवेशी और मुर्गा। मुर्गा, मवेशी और बतख आते हैं, मोर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो नॉट अ पार्ट ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में न पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। ऐसा कौन सा उत्तक होता है जो पशु के अंदर नहीं पाया जाता? वसा होता है, वसी उत्तक होता है, ठीक है। पार्श्व तंतु भी होता है, संयोजी उत्तक भी होता है। तो ये विभज्योतक उत्तक जो है, मेस्टेमेटिक टिश्यूज, यह पशुओं में नहीं पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर अरेंज करना है आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। आरोही बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। तो अब देखेंगे सेकंड के बाद दिन,
वर्ष, महीना, मिनट, ये तो उल्टा सीधा हो रहा है। यहाँ देखिए सेकंड, सेकंड के बाद घंटा, घंटे के बाद वर्ष, ये भी उल्टा उल्टा लिखा है, ठीक है। वर्ष के बाद महीना नहीं होता है, महीना छोटा होता है। आपको बढ़ते क्रम में रखना है, बढ़ता क्रम यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। थर्ड को देखेंगे सेकंड, सेकंड के बाद मिनट आता है, फिर घंटा आता है, फिर दिन आता है, फिर महीना होता है, फिर वर्ष होता है। तो ये इसका सीक्वेंस यहाँ पर आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हैजा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, हैजा फैलने का जो कारण है वो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। हैजा एक बीमारी है जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती है, तो इसका आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, आपको पता है सोडियम का जो रासायनिक इंडिकेटर है या नाम है वो Na होता है और क्लोरीन का Cl होता है। तो जब ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? ठीक है, अब देखिए, जब ये Na प्लस होता है और ये Cl माइनस होता है, ये दोनों जब रिएक्शन करके एक बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक बंध जो होता है वो इन दोनों के बीच में बनता है। तो जब आयनिक बंध बढ़ता है तो ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो इसमें ऊर्जा क्या होती है? विनिमय नहीं होती है, ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है, ऊर्जा विकसित होती है ना, इवॉल्व, ऊर्जा का इवॉल्व होता है, ऊर्जा विकसित होती है। यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान कुछ ऊर्जा आपको मिलती है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्राइल चिकन का भरण क्या है? व्हाट इज द फीड ऑफ ब्रॉयलर चिकन? ठीक है, ब्रॉयलर चिकन के अंदर आपको क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं भरपूर प्रोटीन, ठीक है। ये ब्रॉयलर चिकन के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होगी, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। ऐसा कौन सा सरीसृप है जिसमें 4 कक्षीय वाला हृदय होता है? मनुष्यों में तो होता ही है, बट सरीसृप की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ के अंदर 4 कक्षा वाला जो ह्यूमन के अंदर होता है 4 कक्षीय हृदय, वैसा हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हृदय, धमनियां, शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? ठीक है, जहां पर हृदय, शिरा, धमनियां, अब देखिए उत्तक क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, उत्तक। देन अंग प्रणाली, कोशिका, अंग। अंग क्या होता है? छोटी 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 चीजों से मिलकर बना होता है। अंग प्रणाली क्या होती है? जब अंगों को मिला लिया जाता है तो एक अंग प्रणाली बनती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हृदय एक अंग है आपका, धमनियां भी एक अंग की तरह काम करती है, शिराएं एक अंग की तरह काम करती है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंग प्रणाली, अंग तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। एड्स किसके द्वारा संचरित नहीं होता है? ठीक है, एड्स किसके द्वारा संचरित नहीं होता है? एड्स किससे नहीं फैलता है, ठीक है। तो देखिए, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, लैंगिक संपर्क होने से एड्स फैलता है। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तन आहार से भी एड्स फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन यानी रक्तादान से भी स्तन फैलता है, यानी गले लगाने से एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, वह कौन सा जीव है जो खमीर कर्मक की तरह काम करता है? तो सिंपल सा इसका आंसर है खमीर। खमीर वह सूक्ष्म जीव होता है जो शर्करा को अल्कोहल में बदलने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एक आयत एबीसीडी है, इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। एक आयत हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जैसा आपको कहा है, एक आयत बना लिया, ए, बी, सी और डी। इसके 2 विकर्ण है, इसका फर्स्ट विकर्ण बी डी और दूसरा विकर्ण ए सी। दोनों विकर्ण इसके कहाँ पर मिल रहे हैं? ओ पर मिलते हैं, ठीक है। आपको कहा है यदि ओ ए बराबर 2x + 4 और ओ डी बराबर 3x + 1 है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत आपको दिया है, आयत में आपसे कहा है कि यह अगर 2x + 4 है और यह साइड OD जो है 3x + 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण
एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, दो समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आयत के जो दो विकर्ण है लाइक ए सी और बी डी, इन दोनों को जो ओ पॉइंट पर काट रहा है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के, क्योंकि यह क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप AC की लेंथ की बात करते हैं तो AC टोटल कितना हो जाएगा, 2 टाइम OA हो जाएगा, 2 टाइम OA हो जाएगा, तो AC की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम OA यानी कि 2x प्लस 4। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8। ये आपकी AC की लंबाई आ गई। सिमिलरली आप BD की लंबाई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम OD। ठीक है, यानी 2 टाइम OD की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2। अब एक और प्रॉपर्टी है आयत की कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी AC बराबर क्या होगा BD। ठीक है, एक आयत के विकर्ण हमेशा बराबर लंबाई के होते हैं। तो AC की वैल्यू आप देखेंगे क्या है, 4x प्लस 8 एंड ये है 6x प्लस 2। इसको आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 इधर आएगा ये बन जाएगा 6 और 6x, 4x उधर जाएगा ये बन जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है जो हमने पहले सॉल्व किया है अभी एज इट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, राज ने 10% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया, तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना फायदा है, नुकसान होगा। आपने किसी से 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके। पहली चीज, राज ने वार्षिक दर पर उधार लिया तो 10% साधारण ब्याज, यानी 2 साल की अगर मैं बात करता हूं तो 2 साल में राज जो कुल ब्याज देगा वो 1 साल का 10% है, तो 2 साल का कितना होगा, 20%। ठीक है, यानी राज उस व्यक्ति को टोटल 20% चुकाएगा। अगर CI की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो वो 15% राज को मिल रहा है। ठीक है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना परसेंट, यानी कि 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बाय 100%। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल 15 15 30, ये हो जाएगा 225 यानी कि 32। ठीक है, 32 पॉइंट, इसको आप देखेंगे 225 होगा 25, 32.25%, यानी राज को मिल रहा है टोटल 32.32% और राज ने चुकाया कितना है, 20%। तो राज को फायदा कितना हुआ, तो 32.25 में से 20% उसने दे दिया। ठीक है, तो यानी राज के पास बचा कितना, 12.25%। तो राज को कितना फायदा हो गया, 12.25% का, किसका, टोटल ऋण का। ऋण कितना था, 5,000, 5,000 का 12.25% आपको निकालना है। ठीक है, तो 5,000 रुपए आपके पास है, इसका 12.25% हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, 100, ये हटा देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो से आप 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स कटेगा, यानी जो टोटल रुपए आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1225/2। 1225 का आधा करेंगे यानी 612.50। ठीक है, 612.50 ऑप्शन नंबर ए का उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो टोटल रुपए जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 612.5 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको कहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, यानी ये ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है दोनों एक दूसरे की सेम रेखा में है। ठीक है, यानी आप इस ए बी को यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों पैरेलल है। ठीक है, फिर आपसे कहा है ए बी ओ, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 100 डिग्री है। अगर ये लाइन यहाँ हो जाएगी तो ये एंगल भी क्या रहेगा, 100 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली OCD कितना है, 110 डिग्री। OCD कितना है, 110 डिग्री। अब आपको पता है कि जब भी एक सीधी रेखा होती है इस पे टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, यानी अगर यहाँ लाइन खींच दी तो इधर का एंगल प्लस इधर का एंगल टोटल मिलाकर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर इस लाइन को आप यहाँ तक खींच देते हैं कंप्लीटली तो ये 110 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, 70 डिग्री। और ये अंदर वाला एंगल अगर ये 100 डिग्री है तो ये बन जाएगा 80 डिग्री का। ठीक है, अब आपके पास एक त्रिभुज आपको दिख रहा है।
इस त्रिभुज के अंदर ये एंगल आपको दिख रहा है 80 डिग्री है और यह एंगल आपको दिख रहा है 70 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 80 प्लस 70 प्लस x मान लेते हैं इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो एंगल पूछा है ओ बी सी, ठीक है, बी ओ सी या बी ओ सी, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। आपसे कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर है आपके सामने, स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर है। ठीक है, इस वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना दिया है 16, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ए साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग की टोटल साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, तो क्या कह रहा है वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है, अब वर्ग की भुजा देखो, हम वर्ग की भुजा बनाते हैं, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है, इनको जोड़ने वाला। अभी अगर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को आप जोड़ेंगे तो आपको एक और स्क्वायर यहाँ पर ऐसा प्राप्त होगा, लाइक दैट। ठीक है, अब वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये एक पूरी लाइन है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसके हाफ की बात करूं तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अगर इस त्रिभुज को देखते हैं आप तो ये एक 2 सेंटीमीटर साइड है, ये एक 2 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने लाइक डेट। यह साइड आपको दी है 2 सेंटीमीटर, यह साइड दी है 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 8। तो ये कर्ण जो निकल के आता है ये बनता है 2√2। ठीक है, यानी कि यह जो साइड दिख रही है आपको, ये कितनी साइड हो जाएगी 2√2, कितनी हो जाएगी 2√2, और इसका स्क्वायर ही इसका क्षेत्रफल होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर। जो अंदर क्षेत्रफल बन रहा है वो क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर। अब 2√2 का होल स्क्वायर यानी कितना है, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 2, यानी आपका आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आज हमने फर्स्ट पेपर जो था आपका उसका सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका अगला पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।